जहाँ से कि वायरस, जैसे रेक्टम वगैरह से, वहाँ से भी वायरस का प्रवेश होने की पॉसिबिलिटी, और कोई तरीका नहीं। तो आप सोचे कि हाँ भाई मेरी स्किन छू गई, मेरी बाह पर उसने छू दिया, उससे नहीं होगा वायरस, आपके शरीर में एंटर नहीं हो सकता। पर हाँ, अगर आप किसी से मिले या ऐसी सरफेस में लिफ्ट है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, जो कि इन्फेक्ट हो चुका है, तो आप हाथ जरूर धोएं। तो दिन में जितनी बार आप हाथ धोएंगे, जरूरत नहीं है कि सैनिटाइजर ही लें, पैसे लगाएं। जी, साधारण व्यक्ति सिर्फ हाथ धो और मुंह में, नाक में वो उंगली या गंदी चीजें ना लगाए। जी, तीसरा है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ पे कि एयर कंडीशनिंग सेंट्रल है, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिस है, मे भी दूरदर्शन है, जी। वहां पर एयर चेंजेस, हवा बदलना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लगे कि भाई दूसरा व्यक्ति आया है, वो हो सकता है इन्फेक्टेड, उसने हुँ। मास्क नहीं पहना, उसको मास्क पहनाए और आप बाहर चले जाएं। या बिल्कुल डॉक्टर एयर सेरीन, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, तो मास्क जरूर पहने, हाथ लगातार धोएं। डॉक्टर त्रिखा, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो आंकड़े आए हैं सामने, उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश और 5-4 राज्य नॉर्थ ईस्ट के ऐसे हैं जहां पे शून्य कोविड मृत्यु दर है। तो ये जो फर्क है, क्योंकि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति इस समय खराब भी कही जा सकती है, कुछ बेहतर हो रही है, कुछ जगह पे खराब है। महाराष्ट्र है मसलन के तौर पर, दिल्ली की स्थिति अब से कुछ समय पहले तक एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खराब थी। अब कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ कंट्रोल्ड दिखाई दे रही है। लेकिन ये अंतर किस लिए है, क्या कारण मानते हैं? ये जो अंतर है हिंदुस्तान में, एक हमें देखना पड़ेगा, हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है। इसके अंदर अलग अलग तरह के प्रांत हैं, स्टेट्स हैं। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे लोग कम जा रहे हैं, वहाँ से लोग कम बाहर आके वापस जा रहे हैं। और वहाँ पे इससे पहले कि लोग ज़्यादा जा पाए, सरकारों ने ऐसा किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि वहाँ लोगों को अवेयर कर दिया है। लोग समझ गए हैं कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो ये इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं। और जो बाहर गए हैं, अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनको कुछ देर क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें घर जाने दिया जाएगा। ये उन्होंने जो प्रिकॉशंस उनको अवेयर कराया है स्टेट गवर्नमेंट ने एक एवरेज सिटीजन को, उससे ये बहुत हद तक ये कंट्रोल पे लाया गया है। और ये बड़ी बढ़िया बात है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एक भी डेथ नहीं हुई है। ऐसे कि अब बाकी के स्टेट्स हैं जहाँ पे डेथ 2.49, जो हमारी नेशनल एवरेज है, उससे कम है। जी, वो स्टेट्स को भी कमेंट किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ठीक तरह से लागू किए हैं। और जो भी आदमी बाहर से आ रहा है, उसका टेस्ट हो रहा है, या उसके कॉन्टैक्ट, अगर वो पॉजिटिव आया तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। और ये जनता से ये चीज जनता के मन से हटाई जा रही है कि ये कोई स्टिग्मा है कि आपको कोरोना वायरस है। ऐसा नहीं है। सरकारों ने बताया है और बताना पड़ेगा सबको कि अगर किसी को कोरोना वायरस है, वो जाके बताए लोगों को, वो जाके सब उस एरिया के लोगों को, उस बिल्डिंग के जी। लोगों को बताए कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है और मैं सारी प्रिकॉशन ले रहा हूँ। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अगर आप छुपाएंगे, जैसे ही आप छुपाएंगे ये और फैलेगी। तो ये हमें अब सबको बताना है, और वो स्टेट्स ने ये चीज देखी है। जैसे ही कोई कोई बाहर से आदमी अंदर आता है, अभी कुछ दिन पहले मैं पंजाब गया था, वहां पे रास्ते में मुझे रोका गया, कहाँ जा रहे हैं, टेस्ट दिखाइए। ये ये चीजें बहुत खराब लगती हैं लोगों को। हम्म। बट ये चीजें अगर स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आपको बुखार होगा तो हमें बताना है। इन चीजों से ही स्टेट्स के जो इन्फेक्शन रेट हैं और डेथ रेट्स हैं कम किए जाते हैं। और इन सबको फॉलो करना चाहिए। जी डॉक्टर त्रिखा, और ये हम सबकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कोविड के इस दौर में, इस महामारी से लड़ते समय। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ध्यान रखने के साथ साथ समाज में जब बाहर निकल रहे हैं तो दूसरों की सेहत का ध्यान की जिम्मेदारी भी हमारी है कि हमसे किसी तरह का संक्रमण ना फैले। डॉक्टर त्रिखा, एक तरफ घर घर सर्वे करना, कंटेनमेंट जोन बनाना, उनमें सख्ती करना, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना, ये तमाम चीजें चल रही हैं, इसका एक असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी लोगों को इंतजार वैक्सीन का है। एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़ी राहत वैक्सीन के साथ है। एम्स में भी 100 लोगों की वैक्सीन टेस्टिंग की जल्दी ही शुरुआत होने जा रही है। हम चाहेंगे कि आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि वैक्सीन की दिशा में भारत किस तरह से प्रगति और कितनी प्रगति कर चुका है इस समय। देखिए, किसी भी बीमारी का वैक्सीन बनाना और उसको ट्राई करना और एवरेज जनता के लिए निकालना, सो दैट इतनी डोजेस बन जाएं, सबको लगाई जा सके, ये बहुत ही एक लॉन्ग डाउन प्रोसेस होता है। इंडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने
दो तरह के वैक्सीन को अलाउ कर दिया है कि ये ह्यूमन फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में हो सके। जो पहली वैक्सीन है जो आईसीएमआर के साथ मिलके भारत बायोटेक ने बनाई है, उसमें कोई 350 या 60 मरीज लिए जाएंगे जो हेल्दी लोग हैं, जो आपने बताया था। उसमें से 100 मरीज मरीज नहीं, हेल्दी वॉलंटियर्स एम्स न्यू दिल्ली के होंगे और बाकी के एम्स पटना या पीजीआई रोहतक से होंगे। क्योंकि जब भी वैक्सीन ट्रायल होते हैं वो एक जगह पे नहीं होते हैं, वो डिफरेंट एरियाज में किए जाते हैं। सो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, बट ये जरूर समझना चाहिए कि ये कोई हफ्ते में खत्म नहीं हो जाएगा। ये जिन लोगों को मिलेगी उनके टेस्ट होंगे, वो हेल्दी हैं, फिर उनको फॉलो अप किया जाएगा। ये जो वैक्सीन का टेस्ट किया जा रहा है वो 2 डोज में होगा, 2 डोज के बीच में 14 दिन का अंतर होगा। उसके बाद इनकी फिर खून की जांच होगी, हर तरह से जांच होगी। तो थोड़ा सा दूर है वैक्सीन का आना, बट ये बहुत ही बढ़िया चीज हुई है हिंदुस्तान में कि ये हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है वैक्सीन बनाने में। अभी पीछे एक ट्वीट आया था मिस्टर बिल गेट्स का, जिन्होंने ये इंडिया की ये जो वैक्सीन बनाई है और जिस तरह से हम इस वैक्सीन को ट्रायल करने में आगे बढ़े हैं, उन्होंने बोला है कि इंडिया ही वैक्सीन का एक गढ़ बन सकता है। हिंदुस्तान में वैक्सीन बढ़ाने का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इंडिया वैक्सीन अगर ये कामयाब हो जाता है तो सारी दुनिया के लोगों के लिए हिंदुस्तान से वैक्सीन आ सकती है। आई थिंक इससे ज्यादा कमेंडेबल जॉब और कोई नहीं हो सकता, और इससे बढ़िया किसी की प्रशंसा नहीं हो सकती किसी देश की। ये गवर्नमेंट को ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि उन्होंने इसको फास्ट ट्रैक पे डाला, आईसीएमआर ने इसको फास्ट ट्रैक पे डाला, रोज मीटिंग करके ड्रग कंट्रोलर ने उसको अलाउ किया, वो 3 इंस्टीट्यूट निकाले जहां पे ऐसे काम हो सकते हैं और ये शुरू कर दिया है। दिस इज वेरी कमेंडेबल। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय वैज्ञानिकों की सिर्फ प्रशंसा ही नहीं बल्कि दुनिया उनकी तरफ देख रही है। कोविड के वैक्सीन को लेकर जिस तरह से लगातार भारत प्रगति कर रहा है, डॉक्टर सरीन, ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, ये तो बल्कि दुनिया के तमाम उन मुल्कों के लिए, और खासकर उन 11 मुल्कों का जिनका हमने जिक्र करा जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर भी ये चुनौती रही होगी कि कोविड के पेशेंट्स तो हैं लेकिन कोमोबिलिटी वाले जो पेशेंट्स हैं, यानी कि तमाम और एक तरह से रोग से ग्रस्त जो लोग हैं, उन्हें भी किस तरह से बचाया जा सके। भारत ने एक बड़ा काम करा कि उन्हें चिन्हित किया, उनके इलाज को, उसमें गर्भवती महिलाएं भी हैं, तमाम वो पेशेंट्स हैं जिनके और बीमारियों के इलाज लगातार चल रहे थे। आप कितना बड़ा कारक इसको मानते हैं इस रिकवरी रेट में भी, और लगातार जो भारत का मृत्यु दर घट रहा है कोविड से, और जब हम अन्य देशों की तुलना करते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो वैक्सीन डेवलपमेंट है, दैट इज टू प्रोटेक्ट पीपल जो आज तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, उन लोगों को बचाने के लिए, फ्यूचर के लिए वैक्सीन अगर मिल जाए तो किसी को कोविड का, SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन ही नहीं हो। पर इसमें समय लगेगा, जैसे डॉक्टर ट्रिका ने कहा है। पर जो मेन रीजन हमारे लिए वरी अभी भी है कि एक भी व्यक्ति ना मरे। कैन वी कम टू दैट लेवल कि भारत में इन्फेक्शन तो हो जाए पर व्यक्ति ना मरे। इसमें 3-4 चीजें और हैं जो कि भारत ने बहुत अच्छी करी हैं। भारत ने अपनी सभ्यता, संस्कृति से लेकर के जो एक आयुर्वेदा को, जो आयुष को, जो एक दिया, लोगों को शुरू में लगा, अरे भाई डॉक्टरों को लगा ये क्या हो रहा है, तो हो ही नहीं सकता। बट एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर, एविड रीडर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ये वायरस आता है ये गले में ही वहीं पे मल्टीप्लाई ज़्यादा करता है, जीभ के पीछे वाले भाग पे मल्टीप्लाई करता है। तो हम लोग ये जो गार्गल्स हैं या जो हॉट वाटर है या जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें करते हैं, बहुत यूजफुल। दूसरी चीज़ जो भारत में की और दिल्ली के अंदर पहली बार हुई, वो एक प्लाज्मा बैंक बनाने की। और प्लाज्मा बैंक का एक बहुत फ़ायदा ये है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी समय कोरोना या कोविड का इन्फेक्शन हुआ है और वो रिकवर कर गया, तो मतलब जो वैक्सीन आपके शरीर में एंटीबॉडी बनाएगा वो एक व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। जिसको कोरोना हुआ उसने कोरोना वायरस को निकालने के लिए एंटीबॉडीज बनाई, और वो एंटीबॉडीज अगर आपको बनी बनाई मिल रही है वो प्लाज्मा में मिल रही है। तो वो प्लाज्मा अगर आप डोनेट करते हैं, और उसका एक बैंक पे, वर्ल्ड में कहीं प्लाज्मा बैंक ऐसे नहीं थे, तो प्लाज्मा बैंक धीरे धीरे भारत में हर जगह जाने लगे। दिल्ली में ILBS में पहला प्लाज्मा बैंक बना, और अभी हमारे पास लगभग 400 से अधिक लोगों का प्लाज्मा बैंक भी है। तो उस बैंक के अंदर जो प्लाज्मा है उनको टेस्ट किया जाता है कि भाई हाँ, उसमें वो वाली एंटीबॉडीज उस लेवल की हैं जो कि वायरस को न्यूट्रलाइज कर दें। तो अगर किसी व्यक्ति को
इन्फेक्शन है, बहुत लेट नहीं, जबकि उसको वेंटिलेटर हो गया तब तो बहुत लेट हो गया, पर हाँ मॉडरेट से सीवियर डिजीज है, उसमें वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप प्लाज्मा देते हैं तो हो सकता है, जरूरी नहीं, एक्सपेरिमेंटल है अभी भी, हो सकता है कि वायरस कम हो जाए और ऐसे लोगों की जान बचने के अंदर एक थोड़ी सी इजाफा हो सकता है। तो हमारा एम क्या है कि हम कैसे डेथ रेट को और घटाएं। तो वन अवेलेबल मेथड, एंड उसमें ड्रग कंट्रोलर ने बहुत हेल्प करी कि इसे ऑफ लेबल कर दिया, मतलब डॉक्टर के ज्यूरिसडिक्शन पे है, ट्रायल के बियॉन्ड है। अगर आपका डॉक्टर समझता है कि हमें प्लाज्मा देने से फायदा होगा, पढ़े लिखे एक्सपर्ट होते हैं, तो प्लाज्मा दिया जा सकता। दूसरा, भारत में ऐसी कई सारी दवाइयों को बनने की परमिशन मिल गई जो एंटीवायरल है, डायरेक्ट कोरोना वायरस को डिक्रीज कर सकती। ये दवाइयां बहुत महंगी है, बाहर से इंपोर्ट होती थी, पर DCGI ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटेट किया कि 4-6 कंपनियां बना रही हैं। वो दवाई 35-40 हजार की थी, अब 3,000 में मिलने लग गई, और ओरल और इंट्रावीनस दोनों मिलने लग गई। और एक और अच्छी बात जो हुई है कि भारत में लोगों ने, क्रिटिकल केयर वालों ने, एक्सपर्ट्स ने मिलकर के ऐसे अच्छे प्रोटोकॉल बना लिए कि हाँ मरीज आएगा, पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन ये होगा, तीसरे दिन ये होगा। तो मुझे लगता है कि पूरी टीम ऑफ डॉक्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, दे हैव बीन एबल नाउ टू अंडरस्टैंड दिस न्यू वायरस, दिस न्यू इन्फेक्शन, कि किस समय पे क्या देना है, बहुत सीवियर है, बहुत सीरियस है, वेंटिलेटर, उससे कैसे बचाया जाए। वेंटिलेटर्स नहीं थे, वो अवेलेबल हो गया। मतलब इट इज अमेजिंग, इट कैन नॉट हैपन, किसी कंट्री में नहीं हुआ कि आपको इतनी जल्दी वेंटिलेशन की फैसिलिटी, हर जगह पाइप गैस मिल गई, ICU तैयार हो। तो मैं कहूंगा कि भारत के और भारत के लोगों ने एग्जेम्पलरी वर्क करके इसको कंटेन करने की, डेथ रेट को घटाने की बिल्कुल डॉक्टर सरीन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक चीज और है जो जरूरी मैं कहना चाहूंगा कि लोग ज्यादा वेट ना करें। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और एल्डरली लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो आप ये ना सोचें कि ऑक्सीजन 90 से नीचे जाएगा तभी अस्पताल जाए। हाँ भाई, 93 या उससे कम सैचुरेशन है, हर व्यक्ति एक ऑक्सीमीटर खरीद के रख सकता है, 1000-2000 का। अगर किसी को कोविड है और ऑक्सीजन लेवल लो जा रहा है, डेथ इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स। ऑफ कोर्स हार्ट है और कारण से, तो अगर आप समय पर हॉस्पिटल पहुंच गए तो डेथ नहीं हो। जी डॉक्टर सरीन, आपने कुछ बेहद जरूरी एक तरह से कुछ ऐसे कदम बताए हैं जो लोगों को बहुत मदद करेंगे, जिसमें आपने ऑक्सीमीटर की भी बात की है। डॉक्टर त्रिखा, आज प्लाज्मा डोनेशन की बात कर रहे हैं, उसी में आज दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्लाज्मा डोनेशन किया एम्स में। डॉक्टर त्रिखा, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर त्रिखा, शायद उन तमाम लोगों को भी धन्यवाद करने की जरूरत है, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो देश भर की आशा बहन हो, ANM हो, क्योंकि ये लोग वो हैं जो ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक ही नहीं कर रहे, बल्कि वो तमाम वो मदद देनी, वो सहायता करनी और एक तरह से इस पूरी महामारी से लड़ने में अपने जीवन को लगा रहे हैं। देखिए, मैं शुरू से कोई 3 महीने पहले से, जब से हमने ये एम्स के अंदर कोविड सेंटर खोला था और एक कोविड सेंटर को बनवा दिया था, ट्रॉमा सेंटर को शिफ्ट करके ICU 4 खड़े कर दिए थे 15 दिनों में, तब से हमें ये मालूम है और हम कह रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई में एक तो डॉक्टर हैं, एक नर्सें हैं, बट जो बाकी के हेल्थ वर्कर हैं और जो बाकी के सोशल वर्कर हैं, उनकी इम्पोर्टेंस किसी से कम नहीं। एक जो एवरेज अस्पताल में जो एक सैनिटरी वाला आदमी है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, वही तो एक वो महामारी फैलने से रोक रहा है, उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ऐसे ही एक ग्रामीण एरिया में जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जो लोगों को उनकी भाषा में जाके समझा रहे हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करना है, इसका स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, अगर हो जाएगा तो आइसोलेट कैसे करना है, इन सब लोगों की इतनी इम्पोर्टेंस है और इन लोगों को गवर्नमेंट भी कर भी रही है और इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, बिकॉज ये अपनी जान खतरे में रख के जा रहे हैं। आप ये हमेशा याद रखें कि जब कोई किसी के कांटेक्ट में आता है और उसके पास प्रॉपर मास्क या कपड़े नहीं होते हैं, तो उसको बीमारी होने का खतरा होता है जी। तो ये जो एंड में जाके जो हेल्थ वर्कर है, उसकी इंपॉर्टेंस किसी तरीके से कम नहीं है और हम सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये लोग वो हैं जो एक सीन के पीछे लड़ रहे हैं, पेरिफेरी में जा रहे हैं और सबकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, उन सबको तो सलाम करना चाहिए।
बिल्कुल डॉक्टर त्रिखा, उन राज्यों को लेकर जरूर चिंता बढ़ी है जहां पर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं या फिर कोरोना से होने वाली मृत्युओं का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये उम्मीद बताता है सरकार, नीति निर्माता, डॉक्टर्स लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। जरूरत है हमें और आपको भी उन तमाम एहतियातों को बरतने की और अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने की कि जिससे ये संक्रमण ज्यादा न फैले। वो कौन से एहतियात हैं जो लगातार हमारे डॉक्टर्स बताते रहे हैं, उसका पालन करना बेहद जरूरी है। आप दोनों ही डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने तमाम उन बातों को देश के सामने रखा है जो एक तरह से एक ढाढ़स बनाती हैं हम लोगों में कि कोरोना महामारी से लड़ाई में सरकार जिस तरह से लगातार काम कर रही है उसके कुछ सकारात्मक असर भी सामने आ रहे हैं। हालांकि मामले बढ़ रहे हैं, मृत्यु के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें और आपको लगातार इस दिशा में तमाम उन एहतियात के साथ इसी तरह से जूझते रहना है, इसी तरह से काम करते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना संकट के दौर में मीडिया की अहम भूमिका के लिए मीडिया वर्ग की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के वक्त में सूचनाओं के प्रसारण, विश्लेषण और आयामों को लेकर जिस तरह की संजीदा भूमिका मीडिया ने अदा की है वह सराहनीय है। अपने फेसबुक पोस्ट मीडिया आवर पार्टनर इन कोरोना टाइम्स में नायडू ने विस्तार से मीडिया के विभिन्न रूपों के बारे में बात की। उपराष्ट्रपति ने लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने, हाथों को लगातार धोने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और मीडिया को विज्ञापनों से मिलने वाले राजस्व में भी कमी आई है। कई मीडिया कर्मियों के वेतन में भी कटौती हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसे नाजुक दौर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है। हालांकि उन्होंने टेलीविजन के कुछ वर्गों को सचेत करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे गंभीर वक्त में जिम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि लोगों के बीच कोई गलत खबर न जाए। उपराष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ संसदीय समितियों की बैठकों और संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सामाजिक दूरी और बैठने की व्यवस्था जैसी तमाम व्यवस्थाओं के ऊपर बातचीत की है। पुलिस महानिदेशक कारागार और आगरा के नोडल अधिकारी आनंद कुमार ने आगरा में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा बैठक की। सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक कारागार आनंद कुमार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि शुरुआती दौर में आगरा में तेजी के साथ कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है और कोरोना से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही कारागार महानिदेशक ने जिले में अपराध को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में जितने भी शातिर अपराधी हैं उनको चिन्हित करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जाए। बाद में पुलिस महानिदेशक कारागार और आगरा के नोडल अधिकारी आनंद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगरा में तेजी के साथ बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है और रिकवरी रेट अब तेजी से बढ़ने लगा है। उन्होंने कहा कि शातिर अपराधियों को चिन्हित कर जेल भेजने का काम पुलिस कर रही है। पहले फेज में आपको दिक्कतें आई, चाहे वो तबलीग से हो या माइग्रेंट लेबर से हो या चिकित्सा व्यवस्था की व्यवस्था से हो, लेकिन अब उसमें सब में सुधार हो गया। पहली जेल में, चूँकि मैं डीजी जेल हूँ तो आगरा से ही पहला दृष्टांत जेल में हम लोगों ने बहुत कदम उठाए थे, लेकिन आगरा सेंट्रल जेल से ही शुरुआत हुई थी और वो भी कंट्रोल में है। आगरा जनपद में सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है एज फार एज कोविड इज कंसर्न्ड। और राजस्थान के राजनीतिक संकट पे बात। राजस्थान में बीते 10 दिनों से चल रहा राजनीतिक ड्रामा सोमवार को चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। राजस्थान उच्च न्यायालय सचिन पायलट खेमे के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर सोमवार को दोबारा सुनवाई शुरू करेगा। सचिन पायलट के साथ 18 विधायक बताए जा रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद ही इन बागी विधायकों का भविष्य तय होगा। अदालत के निर्णय के बाद राजस्थान विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए स्पीकर को विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी।
वहीं राज्य में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल 4 दिनों में दूसरी बार राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। गहलोत ने 2 बीटीपी विधायकों के साथ ही 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं भाजपा सरकार के बहुमत परीक्षण की मांग कर रही है। और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष जीसी कटारिया ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी ने कभी भी फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा कि पार्टी आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेगी। हाईकोर्ट में जो केस इस समय चल रहा है, 19 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बारे में स्पीकर को जो नोटिस था उस पर सुनवाई चल रही है। वो फैसला होने के बाद मैं सोचता हूँ इस बारे में कोई आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। बीजेपी ने पहले भी प्रोटेस्ट के लिए न हमने मांग की, न हम अभी भी नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 6 करोड़ की संख्या के पार पहुंच गई है। विश्व के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो पीएम मोदी न सिर्फ सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय बल्कि सबसे प्रभावी नेता भी हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट @PMO इंडिया के ट्विटर पर 37.4 मिलियन यानी करीब 4.25 लाख, माफ करिएगा, करीब 4.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए न सिर्फ अहम जानकारियां साझा करते हैं बल्कि आम लोगों से संवाद हो या फिर राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की बात, इस मंच का वो बखूबी इस्तेमाल भी करते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी की उपस्थिति और उनके फॉलोअर्स की संख्या इस बात की पुष्टि करता है। नरेंद्र मोदी दुनिया के एक ऐसे नेता हैं जो एक्सक्लूसिव ऐप के जरिए भी लोगों से संवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप को 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। नमो ऐप के जरिए गवर्नेंस से जुड़े विषयों को लेकर भी पीएम मोदी सीधे आम लोगों से रायशुमारी करते रहते हैं। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं देश के अन्य हिस्सों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत किसी भी परिस्थिति में डेटा के साम्राज्यवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों का डेटा समुदाय और देश का है। प्रसाद ने बताया कि केंद्र जल्दी ही देश में एक डेटा संरक्षण कानून लाएगा, जिस पर संसद की एक समिति पहले से ही विचार कर रही है। अपने पिता स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद की स्मृति में आयोजित एक वेबिनार कार्यक्रम में बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने लोगों के कार्य करने के ढंग को बदल दिया है। बीजेपी की हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ को रविवार को प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी ने एक बयान जारी करके पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा ओपी धनखड़ को हरियाणा इकाई का प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की। रेल मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में प्राइवेट ट्रेनें मार्च 2023 से चलेंगी। मंत्रालय ने निजी ट्रेनों की शुरुआत के समय के बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए ये बात कही। पिछले दिनों मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि प्राइवेट ट्रेनें मार्च 2024 से चलेंगी। इसके लिए टेंडर मार्च 2021 तक फाइनल कर लिए जाएंगे। आयकर विभाग सोमवार से आयकर दाताओं की सुविधा के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन के लिए एक ई-अभियान शुरू करने जा रहा है। ये अभियान 20 जुलाई सोमवार से शुरू होकर 31 जुलाई 2020 तक चलेगा। इस ई-अभियान के तहत उन करदाताओं पर ध्यान केंद्रित करना है जिन्होंने 2018-19 के वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया या उनके इनकम टैक्स रिटर्न में खामियां हैं। इस ई-अभियान का उद्देश्य करदाताओं को आईटी विभाग के साथ उपलब्ध अपने कर या वित्तीय लेन देन की जानकारी को ऑनलाइन मान्य करने की सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट धीरज कुमार ने शेयर और जेंडर के तर्ज पर नया ऐप बनाया है। इस ऐप का नाम अपना शेयर है। ये ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप की मांग काफी बढ़ रही है। जिला गुरदासपुर के सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक में बीएसएफ की 10वीं बटालियन के जवानों ने पाकिस्तान से भारत भेजी जा रही 60 पैकेट हेरोइन बरामद की। इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए के करीब है। बीएसएफ के सेक्टर गुरदासपुर के डीआईजी राजेश शर्मा ने इसकी जानकारी दी। और आइए अब डालते हैं दुनिया भर की खबरों पर एक नजर।
ब्रिटेन की सरकार ने अपने 5G नेटवर्क के लिए हुआवेई के बिना जापान से मदद मांगी है। इसके लिए NEC कॉर्प और फुजित्सु लिमिटेड का जिक्र किया गया है। ये कदम ब्रिटेन के नए उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और देश के वायरलेस वाहक के लिए लागत को कम करने में मदद करने के ब्रिटेन के प्रयास को दर्शाता है। ओरेगन के अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका की संघीय सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया गया है। इस हफ्ते संघ के अधिकारियों ने गैर आधिकारिक वाहनों का इस्तेमाल किया और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लिया। संघीय सरकार का कहना है कि वे शहर में व्यवस्था बनाने में जुटे हैं। बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक हो गई है। यहाँ कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों में जलस्तर बढ़ने से देश के कई हिस्सों में लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा प्रबंधन मंत्रालय का कहना है कि बाढ़ के कारण 18 जिलों के 23.60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 8 लोगों की मृत्यु हुई है। चीन ने हुएई नदी का जलस्तर बढ़ने पर अलर्ट के स्तर को बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने इस नदी का खतरे की चेतावनी के स्तर को 3 से बढ़ाकर 2 कर दिया है। गौरतलब है कि चीन में हफ्तों से भारी बारिश जारी है। इसके दक्षिणी हिस्से में बाढ़ के कारण लगभग 14 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ लाखों की संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, नोबेल पुरस्कार विजेता, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला का जन्मदिन मनाया गया। नेल्सन मंडेला ने जीवन भर मानवाधिकार के लिए संघर्ष किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने मादीबा को 20वीं सदी का महान नेता बताया। राजकुमारी ट्रेटिस की प्रॉपर्टी टाइकून एडोर्डो मैपलेली मोजी के साथ हुई शादी की तस्वीरें बकिंघम पैलेस द्वारा जारी की गई। विंडसर में दी रॉयल चैपल ऑफ ऑल सेंट्स में आयोजित समारोह के बाद 2 आधिकारिक तस्वीरें जारी की गई हैं। कर्नाटक में कोरोना से पैदा हुए बेरोजगारी के इस संकट में मनरेगा एक बड़ी राहत बनी है। कोरोना की वजह से शहर से अपने गांव लौट चुके श्रमिक मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। कर्नाटक के कई जिलों में मनरेगा लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनी है। बेंगलोर से करीब 60 किलोमीटर दूर चिकबल्लापुर में निर्माण का काम कर रहे कई मजदूर बेंगलोर से लौटे हैं। इनमें से कई शहर में छोटी मोटी नौकरी करते थे और कुछ टैक्सी चलाकर अपना भरण पोषण करते थे। कोरोना के चलते इनकी कमाई का जरिया धीमा हो गया और उनकी आमदनी बंद हो गई। गांव में बेरोजगारी के दौरान मनरेगा इन श्रमिकों के लिए सहारा बनी। चिकबल्लापुर के एक छोटे गांव गुट्टूपलिया में धनंजय मनरेगा के तहत मजदूरी कर अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं। ನಾನು ಫಸ್ಟ್ बेंगलुरु हम कब तक खाली बैठ सकते हैं। बेंगलुरु में मैं टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन कोरोना की वजह से मैं बेरोजगार हो गया। अब यहाँ मुझे मनरेगा के तहत काम मिला है और मेरा गुजारा चल रहा है। ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್। नमगे ಕೆಲಸ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ। हमारे बैंक में रकम जमा हो जाती है और हमें इससे बहुत सहारा मिलता है। इन्हीं पैसों से हमारा घर चलता है। ನಾವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ चिकबल्लापुर जिले में मनरेगा के तहत कुल 1782 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके चलते कई लोगों को यहां रोजगार मिल रहा है। मनरेगा ने कई महिलाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। चिकबल्लापुर ही नहीं, पूरे राज्य में लोग कोरोना संकट को भुलाकर मनरेगा के तहत मिल रहे अवसर का लाभ उठाकर गुजारा कर रहे हैं। चिकबल्लापुर से गोविंद राजू स्वामी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र में कोविड-19 के प्रसार के खतरे को देखते हुए सरकार ने गणेश उत्सव के आयोजन के लिए इस बार कई शर्तें लगाई हैं, जिससे मूर्तिकार, आयोजक मंडल और भक्तों का भी समर्थन मिल रहा है। आइए देखते हैं नागपुर से ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को लेकर एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें मूर्ति की ऊंचाई से लेकर पारंपरिक आयोजनों से जुड़ी कई शर्तें लगाई गई हैं। दूसरी तरफ मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए मूर्तिकार, हाउसिंग सोसाइटी और सार्वजनिक मंडल भी अपने स्तर पर इस बार गणपति आयोजन में सतर्कता बरत रहे हैं।
नागपुर के चितारोली में जहां हर साल करीब 5 लाख मूर्तियां बनती थी, वहां इस बार महज 2.5 लाख मूर्तियां ही बन रही हैं। महामारीमुळे मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख गणपति बैठेंगे, उसके ऊपर तो नहीं बैठेंगे, यानी बनेगी भी नहीं और है भी नहीं मार्केट में माल। और घरगुती जो ऑर्डर देने आते थे वो लोग भी नहीं आ रहे हैं और सार्वजनिक वाले भी बहुत कम आ रहे हैं, नहीं के बराबर है। गवर्नमेंट ने जो लाइन दी हुई है हमारे को, अरे 3 फुट 4 फुट का गणपति बनाया, हम उसमें सहमत है, क्योंकि महामारी इतनी बड़ी है कि इसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। वहीं मंडलों ने भी इस बार झांकी या किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली है और वो सरकार के साथ हैं। समूचे देश में, समूचे जग में जो प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हुई है, उसे देखते हुए हम अत्यंत कम इसमें, यानी काफ़ी कम मात्रा में गणेशोत्सव साजरा करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जल्लोष, किसी भी प्रकार की लाइटिंग, डेकोरेशन, बैंड नहीं रहेगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के विषय से जागरूक करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्देश दिए हैं, उन सारे निर्देशों का हम अत्यंत पालन करेंगे। 22 अगस्त से शुरू होने वाले गणेशोत्सव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को हर हाल में सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने सार्वजनिक मंडल के लिए 4 फुट और सोसाइटी या निजी पूजा के लिए बनाई गई प्रतिमा की ऊंचाई 2 फुट तक निर्धारित कर दी है। साथ ही दर्शन के लिए सभी मंडलों को ऑनलाइन व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। नागपुर से कृष्णा मस्के के साथ मुंबई से योगेश कुमार शीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ आज न्यूज नाइट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। भीम ऐप का प्रयोग करके हम अपने नगद लेन देन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। भीम ऐप के जरिए ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आसानी से किए जा सकते हैं। साथ ही गैस बिल का भुगतान या हेल्थ इंश्योरेंस भी किया जा सकता है। भीम ऐप से आप लैंडलाइन पोस्टपेड, जीवन बीमा, लोन पेमेंट, मोबाइल पोस्टपेड का पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी से पैसा मंगाना हो या किसी को भेजना हो तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नगद लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाइए। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें, ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। Hi, how are you? I'm doing good and fulfilling my duty of responsible citizen by staying at home to maintain social distancing. Yeah, me too. Actually, I have a few doubts about the Arogya Setu app. After installing this app, what all personal information are we required to share? When you are registering on the app, it will ask you for your name, age, gender, profession,
and your last 30 days of travel history. It would also request for permission to keep mobile's Bluetooth and GPS location on. So where does all this information go and get stored? The information submitted by you is encrypted and safely stored in the server. So information about me like where I go, with whom I meet, is also being stored in the servers? No. If you come in contact with another person who has also installed the same app, this piece of information is captured and stored on your mobile itself. This information is not sent to the server. Okay, so this information does not go outside my phone. No, it does not. This information is only sent out of your mobile to the servers if you are found to be COVID positive. Understood. If I become COVID positive,